स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर। तो यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर से जो कंपलसरी पेपर है पेपर 1, जिसका नाम है विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये पेपर 1 है, आपका कंपलसरी पेपर है। अगर हम CSJMU की बात करें तो 10 मार्च 2023 को आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। चूँकि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी साथ ही में चल रहे हैं तो यहाँ पर हम दोनों को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट वन में यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट करा दी थी, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, और जो प्रीवियस ईयर जैसे 2016, 17, 18, 19, 20 उसमें आए हैं तो उनको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड को लेकर के बात करेंगे। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में आपका 3, 4, 5 आगे बढ़ेंगे 6 तक की आपका यूनिट 2 में चला जाएगा। यूनिट 2 में इन सभी जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक हैं, इनको कवर किया जाएगा, यानी 3 से लेकर के 6 तक ये आपके यूनिट 2 में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और उसके बाद आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 2 कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम यूनिट 3 और 4 को भी कल तक ही कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर ये सभी जो है आपके सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट से ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए थे तो ये वही सारे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके 2 आएंगे। ठीक है, जो कि ईच क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहेगा, और अगर शॉर्ट की बात करें तो 9 क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पर ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से 75 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है आज के अपने इस वीडियो में। और यहाँ पर हम शुरू करेंगे यूनिट 2 से पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग, जो कि प्रीवियस ईयर 2018 कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी समुचित परिभाषा देते हुए विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रबंधन का अर्थ दिया है, आपके पास अगर सीरीज़ वगैरह है तो उससे आप पढ़िए इन क्वेश्चंस को, या फिर बुक वगैरह है तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चूँकि टाइम बहुत कम है, पेपर 10 को है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रबंधन का अर्थ, क्या होता है प्रबंधन का अर्थ, तो शिक्षा, उद्योग तथा व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्रबंधन का अपना महत्व है। प्रबंधन के द्वारा समस्त मानवीय भौतिक संसाधनों की व्यवस्था तथा उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है। इससे कार्य प्रणाली की गति आती है, संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग होता है तथा उद्देश्य की पूर्ति सहजता के साथ हो जाती है। प्रबंधन ही वह तत्व है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय तथा परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के द्वारा ही हम विभिन्न अधिकारियों तथा व्यक्तियों का उत्तरदायी तथा उनके स्थिति क्रम का निर्धारण भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रबंधन के अर्थ में बताई गई हैं। यहाँ पर आप इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए कि क्या है प्रबंधन। प्रबंधन का अर्थ ही होता है कि मैनेजमेंट, एक स्कूल प्रशासक कैसे अपने स्कूल का मैनेजमेंट करता है, एक कार्यालय में कैसे ऑफिसर अपने कार्यों का मैनेजमेंट करता है, यही होता है मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कई सारी परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाएं उक्त के संबंध में है। पहली है मैकफॉरलैंड के अनुसार प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। दूसरा है जॉर्ज टेरी के अनुसार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है प्रबंधन। जैक डंकन प्रबंधन में उन सभी संगठनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उद्देश्य पूर्ति तथा प्राप्ति, कार्य मूल्यांकन तथा उस कार्यात्मक दर्शन के विकास से संबंधित है जो सामाजिक प्रणाली में संगठन के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी परिभाषाएं थी जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपके 2 रहेंगे, उसमें से आपको चूज़ करने का मौका दिया जाएगा, यानी एक
के अपोजिट एक क्वेश्चन के साथ अथवा लगा के एक और रहेगा, तो उसमें आपको एक ही अटेंड करना है। तो इस तरह से प्रबंधन से आप एक क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा। प्रबंधन की विशेषताएं पूछ लेता है कभी कभी शॉर्ट में, तो विशेषताएं यहाँ पर हम हेडिंग वाइज देखेंगे, क्योंकि अंतर्गत आप पढ़ के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो प्रबंधन की कई सारी विशेषताएं होती हैं। पहला है प्रबंधन स्वदेश्य पूर्ण प्रक्रिया है, ये कहा जाता है। ठीक है, अगले देखेंगे। अगला है प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ती है। प्रबंधन जो होता है सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता है। यह समन्वित प्रक्रिया है। प्रबंधन क्रिया आधारित होता है। प्रबंधन बहुआयामी होता है। प्रबंधन अदृश्य शक्ति है। ठीक है, ये पॉइंट है सारे, आप पॉइंट वाइज ही चीज़ें लिख दीजिएगा। यह मापनीय है। प्रबंधन दूसरों के कार्यों पर निर्भर है। प्रबंधन मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो ये सारे जो है प्रबंधन की विशेषताएं हो जाएंगी। इन विशेषताओं को आप पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो कार्य बहुत पूछता है आपके लघु क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। ये 2018 में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो इसमें दिया है कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक सजग, गतिशील तथा विशिष्ट जीव है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से क्षमताओं तथा विशेषताओं से भिन्न है। था आवश्यक है विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि सभी बालकों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। विद्यालय प्रबंधन जितना अच्छा होगा उतने ही अधिक विद्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ के अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन कार्य पूछा है तो इनके मुख्यतः 6 भागों में कार्यों को विभाजित किया गया है। पहला क्या है? नियोजन, यानी योजना बनाना, संगठन। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन करना, निर्देशन देना, नियंत्रण, समन्वय और मूल्यांकन, ये 6 कार्य होते हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी चीज़ें आप इसके अंतर्गत बना के लिख सकते हैं। ये सभी पॉइंटों के अंतर्गत कुछ पॉइंट है, जैसे नियोजन के अंतर्गत 3 पॉइंट है कि उद्देश्य का निर्माण, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त वातावरण, कर्मचारियों में कार्य विभाजन, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेन पॉइंट डालिए, उसमें आप अपने हिसाब से लिखिए। फिर है संगठन। संगठन का अर्थ है उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था करना जो किसी संस्था के संचालन के लिए आवश्यक, जैसे भौतिक संसाधन, धन, कर्मचारी आदि। ठीक है, ये हो जाएगा संगठन का पार्ट। इसी तरह से इनकी परिभाषाएं दी हैं कई सारी, तो अंतर्गत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 6 पॉइंट याद रखिए, नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण। ठीक है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। अंतर्गत आप ऐसे ही पढ़ के लिख सकते हैं। फिर निर्देशन आ गया। निर्देशन में अगर हम बात करें तो शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रयत्नों को सही दिशा प्रदान करना। प्रबंधन विद्यालय में उपयुक्त कार्य संस्कृति तथा समन्वय वातावरण विकसित करके समस्त शिक्षकों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। निर्देशन, और निर्देशन के 3 कार्य है, संप्रेषण, नेतृत्व और प्रेरणा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर निर्देशन के संबंध में कही गई हैं। फिर आ जाता है नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण के बारे में बात करें तो नियंत्रण का अर्थ है विद्यालय की सभी गतिविधियों पर ध्यान रखना, ये होता है नियंत्रण। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कई सारे पॉइंट है पर ज़्यादा कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे थोड़ा थोड़ा आप रीड करिए और पॉइंट याद रखिए। समन्वय, समन्वय से तात्पर्य संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयत्नों में क्रमबद्धता। ठीक है, ये सारी चीज़ें समन्वय में है। फिर लास्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रबंधन प्रक्रिया का अति महत्वपूर्ण सोपान है। मूल्यांकन द्वारा ही संस्था की सफलता का अनुमान लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के संदर्भ दी है कि मूल्यांकन से तात्पर्य उद्देश्यों के संदर्भ में विद्यालय की उपलब्धियों का आकलन करना तथा कमियों का पता लगाना। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, किन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता या प्राप्त किया जा सकता है, उद्देश्यों की प्राप्ति होने ना होने के कारण। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट थे, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंधन में अंतर समझाइए तथा शिक्षा प्रबंधन की महत्वपूर्ण दशाएं बताइए। ये 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंधन में अंतर
इस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। आप चाहे तो पॉइंट वाइज भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट दिया है कि शिक्षा प्रशासन शब्द शिक्षा प्रबंध की तुलना में अधिक व्यापक है, ये अंतर बता रहा है। ठीक है, अंतर्गत आप पढ़िएगा खुद से, चूँकि टाइम बहुत कम है और मुझे सारी चीज़ें कवर करनी है। दूसरा पॉइंट हो जाता है प्रशासन प्रबंध का अंग है। इसमें भी ये सारी पॉइंट के अंतर्गत चीज़ें हो जाएंगी, परिभाषाएं भी आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट है कि शिक्षा प्रबंधन की शिक्षा प्रशासन से श्रेष्ठता के समर्थक कौन कौन से हैं, समर्थक उनके बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। चूँकि पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है आप इसके अंतर्गत चीज़ें पढ़िएगा खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ जाता है पॉइंट वो है शिक्षा प्रबंधन की दशाएं। कौन कौन सी दशाएं हैं? तो पहला है शैक्षिक नियोजन। इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि शैक्षिक नियोजन उपलब्ध साधनों का हमारी समस्याओं व नए कार्यों को पूर्ण करने में कुशलतापूर्वक किया गया प्रयोग है, जिससे हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। ये है शैक्षिक नियोजन। और सारी चीज़ें भी हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसी में शैक्षिक प्रशासन, यानी शैक्षिक प्रशासन का संबंध शिक्षा से होता है। शैक्षिक प्रशासन कक्षा के संबंध में योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों से इसका गहरा संबंध है। ये सारी चीज़ें शैक्षिक प्रशासन में आएंगी। थर्ड पॉइंट है शैक्षिक संगठन। फिर वही है कि विद्यालय एक संगठन है और किस तरह से किन चीज़ों का हमें सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है चीज़ों की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है शैक्षिक संगठन के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 4 आ जाएगा शैक्षिक निर्देशन। सारे पॉइंट वही हैं, रेपिटेटिव हैं, तो आप अंतर्गत अपने हिसाब से पढ़ के लिख सकते हैं। शैक्षिक समन्वय और लास्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण। ठीक है, पर्यवेक्षण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कर्मचारियों, शिक्षक, छात्रों या अन्य शिक्षण संबंधी क्रियाओं संबंधी व्यक्तियों को क्या करना है, कैसे करना है संबंधी दिशा निर्देश देने के पश्चात प्रबंधकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे देखें कि कार्य निर्देशन के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। ये है शैक्षिक पर्यवेक्षण। 7 पॉइंट है शैक्षिक नियंत्रण। ठीक है, शिक्षण की नियोजन द्वारा व्यवस्था के मार्गदर्शन के पश्चात इसमें सोपान जो दिए हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा। 8 है, ये लास्ट है शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन अभी हमने बताया था क्या करना क्या नहीं करना है, सब पता लगाया जाता है इसके अंतर्गत। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए, शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम देखेंगे, उद्देश्य। ठीक है, हम यहाँ पर समस्याएं देख लेते हैं। क्षेत्र और उद्देश्य अभी स्किप करते हैं, अभी आपको आगे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि इनको मैंने लघु में शामिल किया है। तो यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं में पहला है कागजी प्रक्रिया। शैक्षणिक संस्थानों पर बोझिल कागजी प्रक्रिया और मानवीय प्रक्रियाओं का भार होता है। उन्हें उपस्थिति, शुल्क, प्रवेश, परिवहन आदि पर रिकॉर्ड का बनाए रखना मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय का मतलब होता है धन से। ठीक है, तो धन के मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा रख रखाव से जो है चीज़ों को हानि होती है। वित्त का अभाव शैक्षिक प्रशासनिक क्रियाओं को प्रभावहीन करता है। विद्यालय भवन, रख रखाव, पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, वेतन, सहायक अनुदेशन सामग्री की व्यवस्था वित्त से ही संभव होती है। सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है मूलभूत सुविधाओं का अभाव। किसी शिक्षण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में विभिन्न वस्तुएं जैसे कागज, लिखने की सामग्री, ब्लैक बोर्ड, चाक, किताबें आवश्यक हैं। ठीक है, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इनका अभाव होने पर जो है ये समस्याएं आ जाती हैं। नेक्स्ट है 4 पॉइंट की पाठ्यक्रम निर्माण की समस्या। ये है पॉइंट। नेक्स्ट है 5 पॉइंट। ये देखिए अंतर्गत यही सारी चीज़ें आ जाएंगी जो पॉइंट में बोल रहा है कि शैक्षिक नीति निर्माण की समस्या। ठीक है, इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो पॉइंट आप याद रखिएगा। नियोजन की समस्या, यानी योजना बनाने में समस्या किन चीज़ों पे हो रही है, ये एक समस्या का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, बस इतने ही पॉइंट थे, 6 पॉइंट तक की यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और जिसके आने की उम्मीद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अथवा शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो सिद्धांत में देख लेते हैं। पहला है उद्देश्य पूर्ण क्रियाओं का सिद्धांत। विद्यालय के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियां उद्देश्य पूर्ण हों। ये हो जाएगा सिद्धांत का पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, सहयोग का सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन संस्था को विभिन्न गतिविधियों में समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के मध्य, शिक्षकों तथा छात्रों के मध्य, शिक्षकों के मध्य आपस में सहयोग बनाए रखना, संस्था में जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लक्ष्यों की प्राप्ति। यही जो पॉइंट दिया है इसी के अंतर्गत वही सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट कह रहा है। थर्ड है सहभागिता का सिद्धांत। अच्छे कार्य के निष्पादन के लिए संस्था की समस्त मानव संसाधनों की पूर्णतः सहभागिता आवश्यक है। फोर्थ है उद्देश्य परक नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्गत वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ दिया है निरंतर विकास का सिद्धांत। सिक्स है संसाधनों के समुचित उपयोग का सिद्धांत। आगे पॉइंट वाइज देखेंगे, न्यायपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये 7 पॉइंट थे सिद्धांतों की बात करें। आप सिद्धांत याद कर लीजिएगा, अंतर्गत आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक अच्छे प्रबंधक की विशेषताएं लिखिए और अथवा में करके दिए एक आदर्श प्रबंधक के सामान्य गुणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 2018 में पूछा गया था और ये 19 में। दोनों का अर्थ जो हम एक ही में लिखेंगे। अच्छे प्रबंधक की कई सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, पहला क्या है, शारीरिक और मानसिक विशेषताएं। दूसरा है सैद्धांतिक स्वच्छता। इनके अंतर्गत आप खुद से जो है पढ़ के लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दृढ़ता व लोचशीलता का समन्वय। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट देख लेते हैं कि और क्या पॉइंट हो सकते हैं। बस 3 काफ़ी हैं क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। कुशल नेतृत्व तो आप डाल सकते हैं। पॉइंट देखिए मैं बता, अच्छा मूल्यांकन करता, कुशल नेतृत्व करता। ठीक है, लोचशीलता यानी चीज़ों को आसानी से जो परिस्थिति के अनुसार घटा बढ़ा सके। ठीक है, वह होता है। शिक्षकों के बीच मधुर संबंध बनाना। ये सब पॉइंट ऐसे हैं जो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं कुशल जो है प्रबंधक या गुण के अंतर्गत। उसके बाद है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य। चूँकि आपका क्वेश्चन इससे पहले पूछा था उद्देश्य, तो उद्देश्यों में पहला है कि शिक्षा में प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप नीतियों का जो है क्रियान्वयन करना। दूसरा उद्देश्यों को प्राप्त करने के अनुकूलतम वातावरण का निर्माण करना, कुशल मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर उन्हें शिक्षा देना। ये सारे पॉइंट उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर 12 उद्देश्य हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, बिल्कुल आप पढ़ के लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। दिया है शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र। देखिए क्षेत्र, उद्देश्य और समस्याएं, ये तीनों एक साथ पूछी थी लॉन्ग में, तो मैंने आपको सिर्फ समस्याएं बताई थी। तो उद्देश्य हो गया। अब हम क्षेत्र देख लेते हैं। चूंकि ये लघु में पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने इनको अलग अलग क्वेश्चन में कर दिया। क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कई सारे, पहला पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों, आदर्शों व सिद्धांतों आदि को निर्धारित करना, उद्देश्यों के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, शिक्षा संस्था में उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, शैक्षिक जगत में हो रहे परिवर्तनों के आधार पर नीतियों में परिवर्तन करके उनका मूल्यांकन करना। ठीक है, सारी जो है पॉइंट आ जाएंगे क्षेत्र के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में मुख्य तथ्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ एवं सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा में कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांतों के वर्णन को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2018 और 20 में पूछा गया था। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ देख लेते हैं। तो इसमें दिया है जॉनसन एवं ब्रूक्स का विचार। कक्षा कक्ष प्रबंधन एक संगठनात्मक कार्य प्रणाली है जिसमें विविध प्रकार के वातावरण में कार्य किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मन में कुछ विशेष मूल्य विकसित होते हैं, जैसे कि मनुष्यों के लिए आदर, व्यक्तिगत निष्ठा, आत्मनिर्देशन, सामूहिक संयोजन इत्यादि। अवधारणात्मक अर्थ दिया है कि यहाँ पर
अवधारणात्मक दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष प्रबंधन को देखने में व्यक्ति प्रबंधन के प्रति हाल के कुछ उपागम पहचानता है, जैसे कि उद्देश्योद्वार प्रबंधन, व्यवहार सुधारात्मक, कार्य व्यवहार संबंधी विश्लेषण और आकस्मिक प्रबंधन। यही सारी चीजें इसके अवधारणात्मक अर्थ में। और क्रियात्मक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है कि अध्यापक छात्र संबंध के मध्य से अधिगम को प्रेरित करने के लिए कक्षा कक्ष में क्रियाओं और कार्यकलापों की व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए व्यवहारात्मक अर्थों में कक्षा कक्ष प्रबंधन की जो है परिभाषा दी हुई है। ठीक है, इसमें भौतिक आयाम, भौतिक में जैसे बैठने की व्यवस्था, ठीक है, भौतिक जो हम चीज़ों का आनंद ले रहे हैं जैसे भवन, मैदान, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, वायु, ठीक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन, ये सारी चीज़ें। और मनोवैज्ञानिक आयाम की अगर हम बात करें तो अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय होती है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं मनोवैज्ञानिक जो मन से संबंधित, जैसे पुनर्बलन हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, ठीक है, मोटिवेशन वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर अगला पॉइंट है इसमें सामाजिकता और सांस्कृतिक आयाम, चौथा है नैतिक आयाम, इसके अंतर्गत वही सारी चीज़ें हैं। फिर कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत पूछा था, तो इसमें पहला सिद्धांत देख लेते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन में पहला सिद्धांत है कक्षा कक्ष प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों में आत्मनियंत्रण, समझ और स्वीकृति, ये सारे पॉइंट के अंतर्गत हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है, उत्पादक कार्य, ये आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हो जाता है कक्षा कक्ष प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत, जिसमें नियोजन, प्रोत्साहन, जिम्मेदारी, न्यूनतम बाधा, स्पष्ट नियम, पुरस्कार, ये पॉइंट आ जाते हैं। तो पॉइंट आप ध्यान रखिए, अंतर्गत आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पर 2018 में कि कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका अथवा कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल एक अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर भूमिका हम देख लेते हैं शिक्षक की क्या कुछ है। तो यहाँ पर अध्यापक के रूप में अगर हम भूमिका देखें तो अध्यापक को एक अध्यापक की तरह दिखना और व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए था, छात्रों की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं, उपलब्धियों और उनकी सामाजिक संस्कृति, पृष्ठभूमि आदि के बारे। तो ये चीज़ें आपको भी पता है, ठीक है, इसमें कुछ अलग से नहीं लिखा, ये अपने आप से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर आगे क्या कुछ चीज़ें दी हैं, पॉइंट में ही सारी चीज़ें दी हैं। दूसरा पॉइंट है प्रबंधन के रूप में, तीसरा है नेता के रूप में, चौथा है दार्शनिक के रूप में, निर्देशक के रूप में। एक अध्यापक की भूमिका की बात की है कि उसे प्रबंधक के रूप में कैसा होना चाहिए, एक नेता के रूप में, दार्शनिक के रूप में, निर्देशक के रूप में और अनुसंधानकर्ता के रूप में। तो ये सारे उसके बारे में चीज़ें जो है बताई गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, 2019 में कानपुर यूनिवर्सिटी पूछा गया था। तो कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता की बात करें तो इसमें बिल्कुल सामान्य सी बात है कि कक्षा प्रबंधन एक संगठित कक्षा के वातावरण में प्रयोग की जाने वाली कक्षा प्रबंधन छात्रों को सीखने, संलग्न करने के लिए शिक्षा का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। तो इसमें पहला है कि प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापन शिक्षण के लिए आवश्यक है, ठीक है, इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दूसरा है समय का प्रभावशीलता या समय का प्रभावशाली एवं समुचित उपयोग करने में जो है ये उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संलग्नता के लिए ये उपयोगी है। इसमें अगर हम बात करें तो कह रहा है कि छात्रों में स्थिरता का विकास होने से उनकी शिक्षण के प्रति संलग्नता बढ़ती है और रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह सहभाग करते हैं। ये सारी चीज़ें संलग्नता के लिए दी गई हैं। आगे है प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास करने में सहयोगी है, ये पॉइंट है, इसके अंतर्गत वही सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं बनाकर। पांचवा पॉइंट है योग्यता समूहीकरण के लिए आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप रट के कोई चीज़ नहीं लिख सकते। आप बीएड कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को पढ़ के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याएं कौन कौन सी आती हैं। तो इस आंसर को हम देख चुके थे, क्योंकि समस्याएं, उद्देश्य और उद्देश्य और क्षेत्र, ये तीनों चीज़ें एक साथ पूछी थी। समस्या में मैंने बताया था अपर्याप्त प्रकाश एवं वायु संचार, कक्षा में अत्यधिक भीड़, अपर्याप्त उपकरण, नित्यचर्या का अभाव, संशोधन कार्य की समस्याएं। तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं कि विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, अध्यापक की अनुपस्थिति, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये समस्या ये लघु में पूछ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर
कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के घटक या चर कौन कौन से हैं। तो कई सारे घटक चर हैं। अधिगम को रोचक बनाना, छात्रों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना, ठीक है, छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना, विद्यार्थी अध्यापक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित, ये सारे पॉइंट आ जाते हैं घटक के अंतर्गत। तो आप इन्हें भी एक नज़र डाल लीजिएगा, इन पर भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ ले। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे पूछ सकता है कि संप्रेषण का अर्थ, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। संप्रेषण की अगर हम बात करें तो संप्रेषण प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति, तो ये कम्युनिकेशन की बात करें तो संप्रेषण का अर्थ होता है अपने विचार, भावनाओं, अपनी चीज़ों को दूसरों को प्रकट करना। तो कम्युनिकेशन या संप्रेषण तभी हो सकता है जब एक हमारे पास मैसेज या संदेश या कोई बात हो जिसको हम दूसरों तक पहुंचा। सामान्य शब्दों में संप्रेषण की बात करें तो एक वाहक होता है, संदेश वाहक यानी जो संदेश भेजता है, जैसे मैं हो गई, ठीक है, एक संदेश हो गया, दूसरा संदेश प्राप्त करता है, यानी तीन चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक संदेश वाहक, एक खुद संदेश, एक संदेश प्राप्त करता, ठीक है, तीनों का जो मिश्रण होता है वही संप्रेषण कहलाता है। ये सारी चीज़ें संप्रेषण में कही गई हैं। तो मैंने सामान्य अर्थ में इसको आपको समझा दिया कि संप्रेषण क्या है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से दी है एडलर डाल के शब्दों में कि परस्पर एक दूसरे विचारों तथा भावनाओं में समान स्तर पर भागीदारी रखना ही संप्रेषण है। मिलेट का कहना है कि संप्रेषण को किसी साझे के प्रयोजन की साझा समझ के रूप में परिभाषित किया जाता है। टीड ने कहा है कि संप्रेषण का मूल समान विषयों पर मस्तिष्क में मेल स्थापित करता है। ये सारी परिभाषाएं हैं, तो परिभाषा 2 याद कर लीजिएगा, ज़्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। विद्यालय में संप्रेषण के विभिन्न स्तरों का उल्लेख कीजिए। तो घटक इम्पॉर्टेंट है, इसमें पहला है संप्रेषण के लक्ष्य। अगर विद्यालय की बात की गई है तो लक्ष्य ध्यान में रखा जाता है कि प्राय लक्ष्य के अनुरूप ही संदेश तय किया जाता है, ठीक है, जैसे तार, फोन, फैक्स, तदनुसार ही भाषा संक्षिप्त परंतु अर्थ को स्पष्ट करने वाली होगी। दूसरा है संप्रेषक। संप्रेषक कौन होता है? जो संदेश भेजता है। संदेश प्राप्तकर्ता कौन होता है? जैसे आपने कोई लेटर भेजा तो आप प्रेषक हो गए, लेटर प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्तकर्ता हो गया, ठीक है, जो लेटर पाता है उसे हम संदेश प्राप्तकर्ता कहते हैं। और फिर है चौथा पॉइंट, संदेश श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं मतलब चैनल। अपनी यहाँ पर दिया है कि जब संदेश उच्च अधिकारियों द्वारा संगठन के निम्न स्तर पर आसानी से व्यक्ति को भेजा जाता है तो ऊपर से नीचे की श्रृंखला, जब संगठन में कार्यरत समान स्तर के व्यक्ति को संदेश दिया जाता है तब क्षैतिज श्रृंखला के जब निचले संदेश को भेजा जाता है। यही सारी चीज़ें कि ऊपर से नीचे को के जो संदेश होते हैं आपस में जो भेजने की प्रक्रिया होती है वही आपका संदेश श्रृंखलाएं कहलाती हैं, ठीक है। संदेश की विषय वस्तु क्या है, ठीक है, कि गोपनीय रखना है कि सार्वजनिक करना है। संदेश माध्यम यानी किस तरह से संदेश जो है भेजा जा रहा है, लिखित, व्यक्तिगत, मौखिक, कैसे, ठीक है। संदेश की भाषा कैसी है, ये सारे पॉइंट के अंतर्गत हैं। तो इस तरह से 7 पॉइंट थे, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका पूछता है कि विद्यालय प्रबंध में स्वॉट विश्लेषण क्या है, स्वॉट विश्लेषण की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले स्वॉट विश्लेषण की अगर हम बात करें तो स्वॉट विश्लेषण किसी विशेष परिस्थिति को मूल्यांकित करने की विश्लेषणात्मक प्रविधि है। स्वॉट विश्लेषण 4 शब्दों का संक्षिप्त रूप है, अर्थात स्वॉट शब्द निम्नांकित 4 शब्दों द्वारा वर्णित किया गया एक लघु नाम है जो एक साथ 4 अर्थों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके अर्थ निम्न प्रकार से समझे जा सकते हैं। तो ये 4 अर्थ हैं, यानी शॉर्ट में एस फॉर होता है स्ट्रेंथ्स यानी विशेषताएं, शक्तियां, ताकत, सकारात्मक पक्ष। डब्ल्यू फॉर होता है वीकनेस, ठीक है, यानी कमजोरियां, कमियां। ओ फॉर होता है अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर या संभावनाएं। टी फॉर होता है थ्रेट्स यानी खतरा, चुनौतियां। इस प्रकार स्वॉट होता है वो 4 पक्षों में से 2 पक्ष अवसर व चुनौतियों के बाह्य कारक है, जबकि शक्तियां तथा कमजोरियां आंतरिक कारक है। शैक्षिक प्रबंधन नियोजन की रणनीतियों में स्वॉट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वॉट का विश्लेषण, अगर हम एनालिसिस की बात करें तो
शक्तियाँ व ताकत, कमजोरियाँ यानी स्ट्रेंथ हमें पता करनी होगी, वीकनेस क्या है उसका पता लगाना होगा, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है यानी अवसर उसका ज्ञान लगाना होगा। ठीक है, ये शॉर्ट का अर्थ भी है। और खतरे की चुनौती यानी थ्रेट्स, ये 4 पॉइंट SWOT के अर्थ को परिभाषित करते हैं। विशेषताएं देख लेते हैं। कभी कभी विशेषताएं शॉर्ट में पूछ लेता है कि शॉर्ट की विशेषताएं क्या है। तो इसके आधार पर विद्यालय में प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर प्रशासन सहज के अनुमान लगा लेते हैं कि विद्यालय प्रणाली की उप प्रणालियों में क्या कमी है, कैसे दूर किया जाए। ठीक है, जो यहाँ पर आगे दिया कि प्रबंध समस्या या विद्यालय पर डालने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है या एक नया दृष्टिकोण को प्रदान करता है। यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वॉट विश्लेषण के लाभ। कभी कभी लाभ पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर स्वॉट का अर्थ तो आप समझ ही गए हैं, 4 चीज़ों से बना है। यहाँ पर योजना बनाने में मदद करता है या रणनीतियों की योजना के लिए एक सूचना का स्रोत है। दूसरा, संगठन की ताकत बनाता है, ये सारी विशेषताएं हैं। या प्रबंधन की कमजोरियों को दूर करता है, अवसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को अधिकतम करता है, संगठन की धमकियों पर नियंत्रण रखता है। ये सारे पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो 8 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप देखिएगा लाभ के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो यूनिट 2 था वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि टाइम कम था इसलिए ज़्यादा हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस नहीं कर चुके, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं यूनिट 2 से, तो उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।